गुड इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री जो बाद में पढ़ी जाएगी या हमारे लोग जो IC-814 में फंसे हैं? सिर्फ सालों को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए। पकड़ो, ठोको, कहानी खत्म। अपने काम से प्यार हो ना तो फिर काम नहीं दिखता, जिम्मेदारी दिखती है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। चलिए कुछ देखा जाए द रेड माइक पर। तो कुछ देखा जाए कि इस सीरीज में आज हम बात करेंगे IC-814 की। आप जानते हैं कि ये एक विमान था। सन 1999 में दिसंबर के महीने में इसको हाईजैक कर लिया गया था। काठमांडू से इसको दिल्ली आना था। ये काठमांडू से दिल्ली नहीं आ पाया। इसको काठमांडू से हाईजैक करके पहले अमृतसर में लैंड किया गया, वहाँ रिफ्यूलिंग नहीं हो पाई, तो उसके बाद इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि वो लाहौर में लैंड किया, फिर दुबई गया और दुबई के बाद कांदाहार अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद एक लंबी बातचीत चली, जिसके बाद कुछ टेररिस्ट भारत ने छोड़े। उस समय की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उन्होंने जब छोड़े तब ये जहाज़ वापस आया, हिंदुस्तान वापस आया, और जो टर्न ऑफ द सेंचुरी था साल 2000, वो इन सारे लोगों ने हिंदुस्तान में मनाया, दिल्ली में मनाया। इसके जो पायलट थे उनकी भी एक दास्तान थी कि वो किस तरीके से, उन पर क्या गुजर रही थी। उस समय मीडिया में किस तरीके से पायलट को दोष दिया था कि आपने अमृतसर में प्लेन क्यों नहीं रोके रखा, आपने उसको क्यों उड़ा दिया, और आप क्यों उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस में ले करके गए और हिंदुस्तान के बाहर क्यों ले करके गए, आपको कुछ करना था कि आप वहीं रोक लेते। अब इन सब चीज़ों को ले करके एक किताब पर आधारित, जो डायरेक्टर हैं इसके अनुभव सिन्हा जी, उन्होंने इस किताब पर आधारित एक सीरीज़ बनाई है। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज़ है जिसका नाम है IC-814। जो पायलट थे IC-814 के, उनका अकाउंट, उसके अलावा डायरेक्टर को जो लगता है कि जिस तरीके से घटनाक्रम उस समय हुआ था, सरकार के अंदर क्या चल रहा था, नेगोशिएशंस किस तरीके से हो रहे थे, इन सारी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया है अनुभव सिन्हा की इस सीरीज़ ने, IC-814 में। लेकिन जैसे कि अनुभव सिन्हा के साथ होता है, और उनको कोई इस चीज़ को लेकर के कभी कभी दिक्कत नहीं हुई है, उनकी हो जाती है ट्रोलिंग, और इस सीरीज़ को लेकर के भी उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और ट्रोलिंग के कुछ मुद्दे भी हैं। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ट्रोलिंग के, वो अगर आप एक एक करके देखें तो आपको ये लगेगा कि शायद वो एक आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि अनुभव सिन्हा अपनी सीरीज़ के माध्यम से ह्यूमन साइड ऑफ तालिबान, ह्यूमन साइड ऑफ ISI, ह्यूमन साइड ऑफ टेररिस्ट और टेररिस्ट का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो आतंकवादी जो हैं वो एक तो ह्यूमन थे और दूसरी चीज़ उनके हिंदू नाम रख दिए गए हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। अब एक एक करके आप अगर इसमें डील करेंगे तब आपको पता चलेगा। नंबर 1, इसमें बहुत क्लियरली ऊपर एक चीज़ जो लिखी हुई है, अनुभव सिन्हा ने जो लिखी है, वो है कि ये एक किताब पर आधारित है, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, बट इट्स एन अडेप्टेशन। यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से इसको, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है। नंबर 1। नंबर 2, जो किरदार हैं इसमें, जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। एक रोल जो नसीरुद्दीन शाह प्ले करते हैं, एक रोल जो पंकज कपूर प्ले कर रहे हैं, उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह का वो रोल प्ले कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो शायद ब्रिजेश मिश्रा का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मतलब जितने कैरेक्टर्स आप देखेंगे ना, जिनको इसमें जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, मनोज पाहवा हैं जो नेगोशिएटर बने हैं,
वो नेगोशिएट किस तरीके से कर रहे हैं सरकार के अंदर। हाँ, एक आरोप ये भी लगा अनुभव सिन्हा के ऊपर कि आपने सरकार को बहुत लल्लू टाइप का दिखाया है कि सरकार की जो नेगोशिएशन पावर है वो कितनी पुअर थी और कैसे सरकार के विभाग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जो कुछ आरोप हैं वो अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ट्वीट्स के माध्यम से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अपनी अलग अलग बात। कुछ लोगों का ये भी लिखना है कि उसमें जो पत्रकार या पत्रकारिता आपने दिखाई है उसमें आपने एक ऐसा न्यूज़ रूम दिखाया है जैसे जो पूरे न्यूज़ रूम में महज 2 ही लोग हैं। ऐसा कभी न्यूज़ रूम नहीं होता है। तो न्यूज़ रूम की हसल बसल आपने उस तरीके से नहीं दिखाई जैसे कि दिखानी चाहिए थी। अगर आप निट पिकिंग करेंगे तो आपको कुछ दोष मिलेगा और आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीरीज को जब देख रहा था तो मैं एक नंबर 1 वर्क ऑफ आर्ट की तरह देख रहा था, नंबर 2 परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर जज कर रहा था, और नंबर 3 एक कथा किस तरीके से कही जा रही है उसके हिसाब से जज कर रहा था। और आपको ये बता दूं कि इसके जितने भी एपिसोड हैं उनमें एक बार भी आपको किसी भी एपिसोड के बीच में ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं डल हो गई है सीरीज, या कहीं स्टोरी नरेशन या स्टोरी जो बताई जा रही है वो कमज़ोर हो रही है और अब इंटरेस्ट आप लूज़ कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। हमेशा एक एपिसोड के बाद आपका मन करेगा कि खट से दूसरा देखें। हर 5 मिनट बाद ऐसे नहीं होगा कि जब ये थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं, यू वुड वांट टू वॉच द होल थिंग एंड सिट थ्रू द एंटायर सीरीज। ये मेरा पहला असेसमेंट है। दूसरी चीज़ जो आलोचना हो रही है वो आपको ज़रा एक एक करके बताएं कि वो क्या क्या है। एक आलोचना तो जैसे मैंने आपको बताया वो ये था कि आईबी को लल्लू टाइप का दिखाया है और ये दिखाया है कि जो आतंकवादी हैं उनके भी दिल होते हैं। कि अगर एक एयर होस्टेस ने आतंकवादी से कहा कि प्लीज़ मेरे पापा से बात करा दो, मेरे घर फ़ोन अपने सेट फ़ोन से मिला दो, तो वो फ़ोन मिल गया। तो आप ज़बरदस्ती तालिबान को और पाकिस्तान को नरम दिखा रहे हैं और उनका ह्यूमन साइड दिखा रहे हैं। अब क्या है कि मैं फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। सेकेंडली जो मुझे समझ में आया वो आर्ट पीस भी आपको एक इस तरीके की बात बता रही थी कि जितने भी दिन बिताए, जितने भी घंटे बिताए उस फ्लाइट में लोगों ने, वो सारे लोग एक दूसरे को और सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे और अपनी परिस्थितियों को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। जो पायलट हैं जब वो लाहौर लैंड करने के लिए बोलते हैं और टेररिस्ट उसमें बहुत ज़ोर से कहते हैं कि नहीं लाहौर लैंड करो, बिल्कुल इजाज़त मिलेगी, अमृतसर में लैंड नहीं करना, और लाहौर से जब ये मैसेज आता है कि आपको परमिशन नहीं है, तो आतंकवादियों की पाकिस्तान से निराशा कि ये लाहौर में ही नहीं लैंड करने दे रहे, तो ये भी उसमें दिखाई गई है। इसके अलावा एक आलोचना ये है कि आपने तालिबान को ये दिखाया है कि तालिबान कह रही है कि कोई हमारी ज़मीन पर खून खराबा नहीं होगा। तालिबान जो कि फाउंटेन हेड है खून खराबे की और रेडिकल इस्लाम की, उसको आप ऐसे ह्यूमन साइड उसका क्यों दिखा रहे हैं? अगेन इस सीरीज़ में जो मुझे समझ में आया, जो फॉरेन मिनिस्टर दिखाया था तालिबानी अफ़गानिस्तान का, उसको एक 32 साल का एक ऐसा आदमी दिखाया था जो कि यंग है, तालिबान का हिस्सा है, एट द सेम टाइम मतलब वो परिस्थितियां इस तरीके की, नहीं तो वो तो कहीं यूएस में होता, उस तरीके का उसका आउटलुक है। इस तरीके से दिखाया है। नेगोशिएशन में लास्ट में नेगोशिएट करते वक्त आतंकवादियों से उसको ये भी बोलते हुए दिखाया है कि तुम जो आतंकवादी मांग रहे हो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, और ख़बरदार अगर तुमने कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसको लंबा खींचा, हम फ्यूल भर देंगे और उसके बाद फिर तुम चले जाना जहाँ जाना है, हम यहाँ पर कुछ नहीं चाहते। तो वो वाला एस्पेक्ट भी दिखाया है। तो ये जो कैरेक्टर के नुआंसेस हैं ना, मुझे ये समझ में आया है कि अगर आप इसको एकदम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि एक आतंकवादी को आपने उसकी सॉफ्ट साइड क्यों दिखा दी, एक आतंकवादी को एक एयर होस्टेस से उसके पापा से फ़ोन करवाते हुए क्यों दिखा दिया, एक आतंकवादी प्लेन के पायलट के साथ नीचे टॉयलेट ठीक करने, जब टॉयलेट का फ्लश ख़राब हो गया था तो वो वहाँ आकर के पायलट से बात कर रहा है, वो बातचीत आपने क्यों दिखा दी।
मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जितने भी दिन तक ये प्लेन हाईजैक था उतने समय तक जब लोग एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, कैप्टिविटी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उस समय जिसे कहते हैं ना शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में ही लोग ऑपरेट करते हैं। हाँ, इन आतंकवादियों ने मारा रुपिन कटियाल को, और इस सीरीज में भी आपको देखने को मिलता है कि वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कैसे एक को चाकू घोंप देते हैं, एक का गला रेत देते हैं, वो दिखाया है क्योंकि ये हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक आलोचना हुई कि आप लोगों को ऐसी स्थिति में अंताक्षरी खेलते हुए दिखा रहे हैं। ये अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि लोग उसमें ये कर रहे थे एक दूसरे का मनोरंजन इस तरीके से, तो ये वास्तविकता है। एक और आलोचना हुई और वो ये हुई कि जो आतंकवादी थे उनके असली नाम थे इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शकीर। और इस सीरीज में आपने बर्गर, भोला, शंकर इस तरीके के नाम दिखाए हैं। तो ये आप आतंकवादियों का और इस्लामिक आतंकवादियों का हिंदूकरण क्यों कर रहे हैं, ये एक आरोप अनुभव सिन्हा पर लगा। अगर आप किताब पढ़ें और अगर आप उस समय लोगों के, रिपोर्टर्स के अकाउंट्स को देखें तो आप ये जानेंगे कि जो असली नाम थे उन सारे लोगों को निकनेम्स दिए थे आतंकवादियों ने। तो इब्राहिम अतर का निकनेम था बर्गर, वो लीडर थे, चीफ हाईजैकर। फिर शाहिद अख्तर सैयद थे, उनको डॉक्टर बुलाया जाता था। मतलब इन लोगों ने, आतंकवादियों ने एक दूसरे को अपना नाम दिया हुआ था। सनी अहमद काजी एक और हाईजैकर था, उसको शंकर कह करके ये लोग बुला रहे थे आपस में, और ये सब दस्तावेज में है। अब्दुल राउफ एक हाईजैकर था जिसको बाबा कह करके बुला रहे थे लोग, और मिस्त्री जहूर इब्राहिम जिसको भोला कह करके बुलाया गया। तो ये उनके नाम थे। और जैसे कि आपने अगर मनी हाइस्ट भी देखा होगा तो उसमें लोग कोड नेम्स देते हैं एक दूसरे को, जैसे ऑस्लो, हेलसिंकी, टोक्यो, इस तरीके के नाम थे ना। और प्रोफेसर उनका हेड जो था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये नाम दिए गए थे, बर्गर, डॉक्टर, शंकर, बाबा, भोला, ये नाम थे जो आतंकवादियों ने एक दूसरे को कॉल नेम्स दिए हुए थे। तो ये चीज इस सीरीज में देखने को मिली। मेरा ये कहना है कि वास्तविकता जो हुई, अगर आप ये सोचें कि वो 100% वैसी की वैसी एक पीस ऑफ आर्ट में पूरी तरीके से हर समय उतर जाएगी, तो देखिए कोई ना कोई कमी हमेशा रहेगी। क्योंकि जब आप कोई कहानी बताते हैं तो वो कहानी किसी सूत्रधार या किसी पर्सपेक्टिव से बताते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप उस पर्सपेक्टिव से बताएंगे तो कुछ पर्सपेक्टिव्स रह जाएंगे। लेकिन आप वो कहानी बताते बताते उसको जज इस तरीके से करेंगे कि एक तो वो कहानी कितनी ग्रिपिंग तरीके से बताई जा रही है, और दूसरी चीज वो कहानी मतलब कितना मुकम्मल वर्क ऑफ आर्ट है वो। और मेरा ये मानना है कि IC-814 नेटफ्लिक्स में ये जो सीरीज है, ये अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पर, अपने डायरेक्शन के दम पर, अपनी एक्टिंग के दम पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रिपिंग सीरीज़ है। और आप वो महसूस करेंगे कि ये कितनी पावरफुल सीरीज़ बनाई गई है। हम अगर इसमें ज़बरदस्ती का गोइंग सॉफ्ट ऑन इस्लाम, गोइंग सॉफ्ट ऑन टेररिस्ट और ये वाला एंगल देखेंगे तो वो एक नज़रिया हो सकता है आलोचना करने का, और लोगों का हक है आलोचना करने का। तो ऐसा है ना कि पर्सपेक्टिव्स की दुनिया में अगर आपका ये आरोप है कि ये सीरीज जो है इट इज सॉफ्ट ऑन इस्लामिक टेररिस्ट, जैसे सपोज कीजिए ये एक आरोप है जो कि मैं देख रहा हूं इंटरनेट पे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई रोक रहा है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से सिनेमा बना लें। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा जाता है। वो एक दूसरे पहलू का बखान करती हैं, जैसे सरकार को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाली भी फिल्में होती हैं। अब ये वर्क ऑफ आर्ट है, सिनेमा है, आप सिनेमा में कुछ भी दिखा सकते हैं। जिस तरीके से अनुभव सिन्हा को ये हक है कि वो अपनी कहानी अपने हिसाब से बोलें,
इसी तरीके से अगर IC-814 पर कोई और पर्सपेक्टिव कोई देना चाह रहा है तो आप वो सीरीज बना लीजिए। हाँ, अगर उसमें परफॉर्मेंसेस ग्रिपिंग होंगी तो वो भी चलेगी, वो भी नजरिया लोग देखेंगे। लेकिन अपना पर्सपेक्टिव जो अनुभव सिन्हा बताना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ग्रिपिंग तरीके से उन्होंने इस पूरी सीरीज में हमको बताने की कोशिश की है। और उस लिहाज से अगर बताया जाए तो मुझे पर्सनली अभी ऑफ लेट मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे हैं, सीरीज देखी हैं, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट लगी है, क्योंकि ये इतनी मूविंग और इतनी पावरफुल थी। और जिन लोगों ने कवर किया है 1999 में उस दौर को, वो बहुत हद तक रिलेट भी कर पा रहे थे कि हाँ ये भी हो रहा था, हाँ वो भी हो रहा था। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन ऑफ द वेरी हॉरिफिक टाइम्स बैक देन। किस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल हुआ ही था उसी साल पहले, और उसके बाद फिर ये हुआ, कू हो गया था वहाँ पर पाकिस्तान में। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे नुआंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त हैं, आप देखिएगा ज़रूर, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो कुछ देखा जाए में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।